Alright guys, so now we are starting topic 1.4.2 Sphere of Death. Now this is a popular show in circus. During this, two-wheeler rider or riders undergo rounds inside a hollow sphere. Starting with small horizontal circles, they eventually perform revolutions along vertical circles. तो आप लोगों ने देखा अगर कभी होगा, अजय बंदना, आप लोगों ने कभी अगर देखा होगा तो ये जो करतब है ये सर्कस में होता है. यहाँ पे टू व्हीलर्स क्या करते हैं कि एक हॉलो स्फीयर होता है गोल सा, पूरा राउंड होता है और उसमें वो लोग पहले हॉरिजॉन्टली घूमते हैं और फिर वो लोग वर्टिकली घूमना चालू करते हैं. पूरा का पूरा स्फीयर जाली का बना होता है, तो उसमें वो लोग बाइक लेके जाते हैं और पहले वो लोग नीचे 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 घूमते हैं और फिर जब स्पीड बढ़ जाती है तो वो लोग ऐसे ऐसे वर्टिकली घूमना चालू करते हैं. The dynamics of this vertical circular motion is the same as that of the point mass tied to the string. अभी हम लोग ने उस दिन वो स्ट्रिंग बनाया था और उसको जब घुमा रहे थे तो आप लोग ने देखा था कि वो वर्टिकली कैसा स्ट्रिंग घूम रहा था, बराबर. तो जैसा उस स्ट्रिंग के वर्टिकल होने पे जो पॉइंट मास का प्रेशर है उसी तरह से इसका भी डायनामिक्स वही है. बस फ़र्क ये है कि उसमें फोर्स टेंशन का था और यहाँ पे फोर्स जो है उस टेंशन की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी कि एन का हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बाइक किसी चीज़ से बंधी नहीं है, उनकी बाइक फ्री है. तो जब बाइक ऊपर से घूम के आती तो उसके ऊपर कौन से फोर्स अप्लाई होंगे. ऑब्वियसली वेट का एक फोर्स होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन का. इफ यू हैव सीन दिस शो, try to visualize that initially there are nearly horizontal circles. The linear speed is more for larger circles, but angular speed is more for smaller circles. This is as per the theory of conical pendulum. तो ये आप लोग को एक चीज़ समझना है, जब वो लोग नीचे नीचे घूमते हैं ना तो उनकी गाड़ी एक एंगल पे घूमती है. हाँ, वो लोग एक तरह से गाड़ी को थोड़ा सा टर्न करके रखते हैं ताकि वो नीचे नीचे घूम सके, जहाँ की उनकी एंगुलर स्पीड यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है. जब वो लोग को ऊपर जाना होता है तो वो गाड़ी को सीधा कर लेते हैं यानी कि लीनियर कर लेते हैं, और फिर वो लीनियर स्पीड ज़्यादा होती है जब उनको बड़े बड़े सर्कल्स लगाने हैं यानी कि जब उनको ऊपर जाना है. तो ये सब वो लोग किस लॉजिक से लगाते हैं, कोनिकल पेंडुलम के ही लॉजिक से लगाते हैं. तो जैसे हमने पेंडुलम पकड़ा था और नीचे नीचे घुमा रहे थे, वही पेंडुलम को जब हम टेढ़ा कर देंगे तो वो ऊपर ऊपर घूमेगा यानी कि वो वर्टिकल हो जाएगा, बट उसमें हमें स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है. Vehicle at the top of a convex overbridge. Figure shows a vehicle at the top of a convex overbridge during its motion, part of vertical circular motion. Forces acting on the vehicle are weight mg and normal reaction force n, both along the vertical line topmost position. The resultant of these two must provide the necessary centripetal force vertically downwards if the vehicle is at the uppermost position. Thus, if v is the speed at the uppermost point, mg यानी weight minus n यानी कि normal position will give you mv square upon r. As the speed is increased, n goes on decreasing. Normal reaction is an indication of contact. Thus, for maintaining contact, n is equal to 0. This imposes an upper limit on the speed as v max is equal to square root of rg. तो ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली यही बोल रहा है कि जब अगर आप एक फिगर बनाते हो जहाँ पे व्हीकल का टॉप मोस्ट पोजीशन दिखाते हो स्फीयर के ऊपर, तो जब वो स्फीयर के ऊपर उल्टा होता है पूरी तरह से टॉप के ऊपर, तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट होते हैं, एक उसका वेट है और एक उसका नॉर्मल रिएक्शन है. जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो जब जब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसको नीचे की तरफ ही खींचता है, तो फिर उसका नॉर्मल रिएक्शन कम होते जाता है. और ये हम लोग इजीली निगोट कर सकते हैं, वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. ये उस दिन के एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे, प्लीज़ सारे एग्जांपल्स खुद सॉल्व करके देखिए. एग्जांपल्स में डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए. नाउ कमिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास. In 11th standard we saw that angular displacement, angular velocity and angular acceleration respectively replace displacement, velocity and acceleration for various kinematical equations. Also, torque is an analogous quantity of force, expression of linear momentum, force for a fixed mass, and kinetic energy include mass as a common term. In order to have the rotational analogues, we need a replacement for mass. If we open a door with hinges, we give a certain angular displacement to it. The efforts needed for this depend not only upon the mass of the door but also the perpendicular distance from the axis of rotation where we apply the force.
Thus, the quantity analogous to mass includes not only the mass but also takes care of the distance-wise distribution of the mass around the axis of rotation. To know the exact relation, let us derive an expression for the rotational kinetic energy, which is the sum of the translational kinetic energy of all individual particles. अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझना है कि जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है, उन्होंने रेगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेगुलर वेलोसिटी और रेगुलर एक्सेलरेशन को कई सारे किनेमैटिकल इक्वेशंस में रिप्लेस किया। अब आप मेरे को बोलोगे सर इसमें फ़र्क क्या है? देखो, अपन ने लास्ट ईयर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट एक मोशन से दूसरे मोशन पे होता है। जब लीनियर वेलोसिटी होती है तो लीनियर वेलोसिटी में सिर्फ स्पीड कैलकुलेट होती है, या लीनियर एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस को कैलकुलेट किया जाता है। बट जब ये सब चीज़ें एंगुलर में होती हैं तो फ़र्क ये होता है कि कॉन्स्टेंटली एक डेरिवेटिव इसके साथ होता है, क्योंकि वो हर इंस्टेंट पे चेंज होते रहते हैं। तो क्योंकि उनके कोएफिशिएंट्स हर इंस्टेंस पे चेंज होते हैं, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन हर मोमेंट पे चेंज होता जाता है। तो अगर हमें इसके रोटेशनल एनालॉग्स को समझना है तो इसमें एक और दिक्कत है कि हमें मास को भी चेंज करना होगा, क्योंकि हमने तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी बनाई, बट मास तो अभी भी कॉमन है, यानी हमें मास का रोटेशन करने के लिए समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर आप एक दरवाजे को खोलते हो जिसमें हिंज है, तो हम दरवाजे के मास के साथ साथ हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कितना डिस्टेंस है जो कि परपेंडिकुलर है उसके एक्सिस से। अब जैसे ये दरवाजा है समझो, हाँ, ये दरवाज़ा ऐसे ऐसे खुलता है, बराबर। जब ये दरवाज़ा खुलता है तो अगर ये एंगल है तो ये एंगल पे रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर दरवाजे की जगह पे आप समझो कि एक लाइन यहाँ से खींचो तो ये लाइन एक तरह का सेमी सर्कल बनाएगा और यहाँ पे वो ख़त्म होगा, बराबर। तो ये जो डिग्री ऑफ रोटेशन ये लाइन बनाती है, इसके लिए आप क्या करोगे? तो आपको ये करना है कि जो एनालॉगस मास बनता है वो खाली मास भी ना बने, वो उसके डिस्टेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करे उस एक्सिस के रोटेशन का। और इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जितने भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो सारे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के एडिशन से बनती है। यहाँ पे फिगर 1.2 में आपको एक बॉडी दिख रही है जिसमें नॉर्मल पार्टिकल्स हैं। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, लेट्स चेक इट आउट। फिगर 1.12 shows a rigid object rotating with a constant angular speed omega about an axis perpendicular to the plane of paper. For theoretical simplification, let us consider the object to be consistent of n particles of masses m1, m2 up to mn at respective perpendicular distances r1, r2 up to rn from the axis of rotation. As the object rotates, all these particles perform UCM, that is uniform circular motion, with the same angular speed omega, but with different linear speeds. One gives you radius 1 omega, other gives you radius 2 omega up to radius n omega. Translational kinetic energy of the first particle is kinetic energy is equal to 1/2 m1 v2 m1 v1 square 1/v2 is equal, which is equal to 1/2 m1 r1 square omega square. Similarly will be the case of all other particles. Rotational kinetic energy of the object is the sum of the individual translational kinetic energies. Thus it is called as rotational kinetic energy, which means it will start from 1/2 m1 r1 square omega square plus 1/2 m2 r2 square m2 r square r2 square omega square up to 1/2 mn rn square omega square. तो ये क्या बोल रहा है? ये फिगर 1.2 बता रहा है कि अगर एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जो कि कंस्टेंट एक परफेक्ट एंगुलर स्पीड पे और एक परफेक्ट एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि वो n पार्टिकल्स के ऊपर भरा हुआ है जिसमें कई सारे अलग अलग मासेस हैं। इवन तो उसका एक्सिस सेम है, देखिए आप लोगों को दिख रहा है एक्सिस बीच में सीधा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिगर 1.12 में दिख रहा है ना? तो एक्सिस सीधा है लेकिन एक्सिस के ऊपर मासेस अलग अलग हैं और उनके रेडियसेस भी अलग अलग हैं। तो जब जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाएगा उसका जो ये है एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है, क्योंकि एक्सिस एक है। आप लोगों को दिख रहा है ना, m1 m2 mn कितना अलग अलग है, r2 rn r1 कितना अलग अलग है। सेम क्या है? सेम वो डंडा है जिसके ऊपर वो तीनों लाइन जुड़ी हुई है। अच्छा, समझ रहा है? फिगर 1.12 में देखो डंडा दिख रहा है तुमको, सीधा डंडा खड़ा है जिसके ऊपर वो ओमेगा बनाया हुआ है। हाँ अजय, दिखा ना? हाँ, तो वो डंडे से 3 लाइन निकले हैं, एक है r1, एक है rn और एक है r2। तो ये तीनों अलग अलग रेडियस है जिसके ऊपर m1 m2 और mn जुड़े हुए हैं।
बराबर। तो ये क्या बोल रहा है कि जब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, तो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाते हैं उसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, क्योंकि एंगुलर स्पीड किस पे डिपेंडेंट है? एंगुलर स्पीड उसके एक्सिस पे डिपेंडेंट है। अभी समझो तुम एक काम करो, अजय तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी एक हाथ ऐसे निकालो और एक हाथ पूरा निकालो। हाँ, अभी आप देखो, अब और एक हाथ में फ़ोन पकड़ लो। हाँ पकड़ लो, हाँ पकड़ो। एक हाथ में पेंसिल पकड़ो, हाँ जो छोटा वाला। हाँ अभी आप दिखाओ इन लोग को, बाहर घूमो, इस तरफ घूमो। हाँ अभी आप देख सकते हो कि रेडियस अलग अलग है, मास अलग अलग है, लेकिन एक्सिस अजय है, बराबर। तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, क्योंकि घूमने वाला तो अजय है। अजय घूमो उधर से उधर तक, वापस घूमो, वापस आओ, हाँ घूमो। तो एंगुलर वेलोसिटी में कोई डिस्टेंस है नहीं, लेकिन फर्क क्या है? मास में। फोन का मास ज़्यादा है, पेंसिल का मास कम है। इस हाथ का रेडियस ज़्यादा है, उस हाथ का रेडियस कम है। तो इवन दो इनके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम है, क्योंकि एक्सिस सेम है, लेकिन लीनियर स्पीड्स अलग अलग होंगे। क्यों लीनियर स्पीड्स अलग अलग होंगे? क्योंकि रेडियस भी अलग है। तो ओमेगा सेम होने के बावजूद रेडियस अलग होने की वजह से लीनियर स्पीड क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो लेट्स से आपने एक डंडे पे अलग अलग रस्सियां बांधी हैं और आप उस डंडे को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो जो रस्सी छोटी है वो ज़्यादा सर्कल घुमाएगी, जो रस्सी बड़ी है वो कम सर्कल घुमाएगी, बराबर। इवन तो आपने डंडे को उतने वाली घुमाया, तो क्योंकि रेडियस से फर्क होने की वजह से लीनियर स्पीड्स में फर्क हो जाएगा। तो काइनेटिकल एनर्जी जो पहली पार्टिकल की है वो उसकी मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा होगी, और दूसरे पार्टिकल की 1/2 इंटू मास इंटू रेडियस इंटू ओमेगा होगी। दोनों में फर्क क्या है? मास का और रेडियस का। क्या फर्क है? मास और रेडियस। समझ में आ रहा है? Similarly will be the case of all other particles. Rotational kinetic energy of the object is the sum of individual translational kinetic energies. Thus, rotational kinetic energy is equal to 1/2 mass 1 radius 1 square omega square plus 1/2 mass 2 radius 2 square omega square up to 1/2 mass n radius n square omega square. Therefore, rotational kinetic energy is equal to 1/2 mass 1 radius square plus mass 2 radius square up to mass n radius square n in bracket multiplied by omega square, which is equal to 1/2 I omega square, whereas I is equal to m1 r1 square up to mn rn square, which means it is sum of normal reactions that are mass 1 into radius square into where I is all integer. What is I? Integer. All integers. यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का आपने कंजम्पशन समझ लिया है। सिंपल इनफ। वो काइनेटिकल इक्वेशन समझ में आया? रोटेशनल, वेरी गुड। If I is equal to sigma m1 r1 square replaces mass m and angular speed omega replaces linear speed velocity, rotational kinetic energy 1/2 integer omega square is analogous to translational kinetic energy 1/2 mass into velocity square. Thus I is defined to be the rotational inertia, integer inertia. I is defined to be the rotational inertia or moment of inertia mi of the object given about the axis of rotation. तो यहाँ पे क्या समझा रहा है आपको कि अगर आपने मान लिया कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग मासेस और अलग अलग रेडियस हैं, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर घूमते हैं, तो इनके बेस का, इनका सम ऑफ ऑल एनर्जी जो है वो इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो एनर्जी होती है जो कि स्टोर होके रिलीज होती है। तो डिपेंडेंट ऑन कि कितना मास और कितना रेडियस है, उतना इनर्शिया आपको मिलेगा। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे को किसी को छापड़ मारना है, अभी यह बंदा खड़ा है, मैंने ऐसे छापड़ मारा तो ऐसे लगेगा, मैंने हाथ पीछे लेके छापड़ मारा तो ज़्यादा लगेगा। तो मेरा हाथ में कोई फ़र्क हुआ क्या? नहीं। मेरे रेडियस में कोई फ़र्क हुआ क्या? नहीं। फ़र्क क्या हुआ? मेरे मोमेंटम में, मेरे इनर्शिया में। ठीक है। It is clear that the moment of inertia of an object depends upon individual masses and the distribution of these masses about the given axis of rotation. For a different axis, it will again depend upon the mass distribution around that axis and will be different if there is no symmetry. During this discussion, for simplicity, we assumed the object to be consisting of a finite number of particles. In practice, usually it is not so. For a homogeneous rigid object of mathematically integrable mass distribution, the moment of inertia is to be obtained by integration as integer is equal to
अच्छा, integration is equal to limits up to r square dm. If integrable mass distribution is not known, it is not possible to obtain the moment of inertia theoretically, but it can be determined experimentally. तो ये क्या बोल रहा है कि डिस्कशन के टाइम पर हमने मान के चले कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो एक लिमिटेड नंबर के है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. कोई भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. जैसे दरवाजे के अंदर एक आध पार्टिकल थोड़ी है, कितने सारे पार्टिकल्स हैं हमें नहीं पता कितने पार्टिकल्स हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन करने के लिए आप लिमिट आर स्क्वायर डी एम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन अगर वो नहीं भी पता है तो आप इसको थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते, हाँ एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो, क्योंकि आप कितने पार्टिकल्स है वो गिन तो नहीं सकते ना. हाँ, लेकिन आप उसकी फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो. Moment of inertia of a uniform ring. An object is called a uniform ring if its mass is practically situated uniformly on the circumference of a circle. Obviously, it is a two-dimensional object of negligible thickness. If it is rotating about its own axis, line perpendicular to its plane and passing through its center, its entire mass m is practically at a distance equal to its radius r from the axis. Hence, the expression for the moment of inertia of a uniform ring of mass m and radius r is I is equal to mr square. ये क्या बोल रहा है, किस मोमेंट पे इनर्शिया होती है यूनिफॉर्म रिंग में, जहाँ पे सारे के सारे जो मास हैं वो सरकमफ्रेंस के ऊपर ही होता है. आप लोगों ने एक यूनिफॉर्म रिंग देखी है, एक प्रॉपर गोल रिंग जिसका बीच का पूरा हॉलो है, जैसे वो हुला लूप होता है ना उस तरह का. हाँ, जैसे कि अभी अपनी की रिंग होती है, समझो की रिंग, हाँ उस तरह की. अब अगर ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और नेग्लिजिबल थिकनेस उसका है, तो ये अपने खुद के एक्सिस के ऊपर घूम रहा है और उसका सारा मास जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है एक्सिस से. इसके लिए आप अगर उसका मास m और रेडियस r मानोगे तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. नाउ कमिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क. अब आपने रिंग देख लिया, अब डिस्क. रिंग और डिस्क में फ़र्क क्या है, डिस्क जैसे सीडी होता है वैसा होता है, उसका एक थिकनेस होता है सर्कमफ्रेंस में और बाद में बीच का एरिया हॉलो होता है. तो डिस्क इज अ टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस. इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स मास पर यूनिट एरिया एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट. द रेशियो m अपॉन a इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया इज कॉल्ड द सरफेस डेंसिटी. Considering a uniform disk of mass m and radius r rotating about its own axis, which is a line perpendicular to its plane and passing through its center, therefore phi is equal to m pi r square. As it is a uniform circular object, it can be considered to be consisting of a number of concentric rings of radii increasing from 0 to r. One of such rings of mass dm is shown to be stated in the image 1.14. तो ये आपको क्या बता रहा है कि इसका देखिए दो, एक बेसिकली एक कैसा है, ये दो सर्कल हैं और इसका अपना थिकनेस भी है. एक सर्कल बाहर का है, एक सर्कल अंदर का है, और जो इसका एलिमेंटल रिंग है जो अंदर का, उसका एक थिकनेस भी है. तो इसका जो रेडियस होगा वो पाई आर स्क्वायर जो उसके बाहर के सर्कल का, उसके मास से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो. ठीक है. Width of this ring is dr, which is so small that the entire ring can be considered to be of average radius r. In practical sense, dr is less than the least count of the instrument that measures r, so that r is constant for that ring. Area of this ring is a is equal to 2 pi r into dr. Therefore, phi is equal to dm upon 2 pi r dr. Therefore, dm is equal to 2 pi phi r dr. As it is a ring, the entire mass is at a distance r from the axis of rotation. Thus, the moment of inertia of this ring is IR, which is equal to dm bracket r square. Moment of inertia I of this disk can now be obtained by integrating IR from r is equal to 0 to r is equal to r of this. So यहाँ पे आपको लिमिट्स दिखाए गए हैं कि r to 0, r to 1 कैसे बनेगा. 2 pi phi r into dr into r square, 2 pi phi r limits to 0 r cube into dr इज ऑल इक्वल्स टू. बेसिकली क्या कर रहा है, आपको यही बता रहा है कि जितना भी उसका इमेज का इनर्शिया चेंज होगा तो उससे उसका एक्सिस चेंज होता जाएगा. जितना भी उसका एक्सिस का ये होगा उसके हिसाब से एक्सिस का रिंग चेंज होते जाएगा. ठीक है.